दोस्तों, देश की संसद में कई ऐसे मौके आए हैं जिन्होंने देश की दिशा और दशा बदली। ऐसे कई फैसले लिए गए जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। लेकिन आज संसद में जो हुआ वो पहली बार हुआ। देश में संसद का सत्र शुरू हुआ तो एक हेडलाइन बहुत चर्चा में रहती है, संसद सत्र के हंगामेदार होने की आशंका। ऐसा अक्सर होता भी रहता है। कई बार हंगामा प्रश्नकाल में होता है तो कई बार किसी विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामा होता है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बार पलटवार होते रहते हैं। सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध और शोरगुल से लेकर बात नारेबाजी तक भी पहुंचती रही है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ जिसने प्रधानमंत्री ही नहीं, विपक्ष से लेकर उपराष्ट्रपति तक को इमोशनल कर दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल रहे थे। मौका राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म करने जा रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद को विदाई देने का था। इसीलिए पुराने दौर का भी जिक्र आया। कुछ खुशी के पल स्मरण हुए। लेकिन जब 2007 की आतंकी घटना की बात चली तो भावनाओं के ज्वार उफान मारने लगे। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता। हमेशा आभा के साथ चमकने वाला चेहरा थोड़ी देर के लिए शून्य में विलुप्त हो गया। दिलो दिमाग में मानो वो दर्द का मंजर घूमने लगा जब कश्मीर में आतंकियों के सबसे खौफनाक चेहरे को दुनिया ने देखा था। 30 जुलाई 2007 आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया था। श्रीनगर में गुजरात से आए सैलानियों पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। हमले में 8 लोग मारे गए थे, सभी गुजरात से थे। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात और गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। इसीलिए जिक्र छिड़ा तो उस दर्दनाक दिन को याद कर गुलाम नबी आजाद का गला भी रुंध गया। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया? मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को? मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। ये तस्वीरें उसी वारदात के बाद की हैं जिसका राज्यसभा में जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। आतंकी हमले के बाद गुलाम नबी आजाद मारे गए लोगों के परिवार वालों को ढांढस बंधा रहे थे। बच्ची को गोद में लेते हुए गुलाम नबी आजाद भावुक हो गए। आजाद के आंसू निकल रहे थे।
भावुक माहौल के बीच गुलाम नबी आजाद भी अपना रुमाल से आंसू पोंछते हुए दिख रहे थे। फूल, फ्रूट, फल लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है। हम सब माफ करना। 13 साल हो गए जब बेगुनाहों के खून से घाटी की माटी लाल हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री को उस दर्दनाक दिन का एक एक लम्हा याद है। इसीलिए जब बात छिड़ी तो डबडबी आंखें भावनाओं का भार नहीं सह पाई। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। देश और देशवासियों के लिए अपनापन, एक एक हिंदुस्तानी को अपने परिवार का सदस्य मानना, यही प्रधानमंत्री मोदी की काबिलियत और ताकत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार भावुक हुए हैं। पिछले 7 साल के दौरान ऐसे कई मौके आए जब साहसिक और दृढ़ फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी का भावनात्मक पहलू भी देश और दुनिया ने देखा है। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी लौट ही नहीं आ पाए। निशब्द ये क्षण ही ऐसा था। भावों का ये ज्वार स्वाभाविक ही था। ये मौका था दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान के श्री गणेश का। यह अनुष्ठान था हिंदुस्तान के अभिमान का। एक अदृश्य विषाणु की पीड़ा दूर हो जाने की अनुभूति क्या होती है, वो इन खामोश शब्दों और रुंधे गले से अभिव्यक्त हो रहा था। मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। 2020 के उन सबसे दुखदाई पलों को याद कर हिंदुस्तान के प्रधान सेवक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और उन कोरोना वॉरियर्स को याद कर इमोशनल हो गए जिन्होंने इस महामारी को मात देने के लिए खुद मौत को गले लगा लिया। और बात भी कहना 7 मार्च 2020 का दिन था। प्रधानमंत्री मोदी जन औषधि दिवस के मौके पर लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। इस दौरान देहरादून से दीपा शाह ने जब अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। नतीजे आने के बाद संसदीय दल की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों से गुजरना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कृपा है। इसके बाद जब पीएम मोदी के बोलने की बारी आई तो क्या कहा, सुनिए। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की। इतना बोलते ही मोदी भावुक हो गए। पोडियम पर ही सिर झुका लिया। संसद के सेंट्रल हॉल में सन्नाटा पसर गया। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर यूं ही रहे, फिर पानी पिया और फिर जो कहा उससे संसद का सेंट्रल हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां। ऐसे अनगिनत मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए हैं। ऐसा कई दफा होता है कि किसी बात का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री मोदी का गला रुंध जाता है। सवाल आपके जहन में भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी इतने भावुक क्यों हैं? क्यों कई बार प्रधानमंत्री का गला रुंध जाता है? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी की उस बात से मिल जाता है जिसे उन्होंने 4 साल पहले मन की बात में कहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने मुझे भले प्रधानमंत्री का काम दिया हो, लेकिन आखिर मैं भी तो आप ही के जैसा का इंसान हूं।
और कभी-कभी भावुक घटनाएं मुझे जरा ज्यादा ही छू जाती हैं। 130 करोड़ लोगों की खुशी हो या फिर देश के आखिरी छोर पर खड़े शख्स का दर्द, प्रधानमंत्री मोदी हर हिंदुस्तानी के दर्द को महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक आम आदमी से देश के सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंचे, इसीलिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाले शख्स की मुश्किलों का एहसास वो बखूबी समझते हैं। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं। यही प्रधानमंत्री मोदी की संघर्ष गाथा है, यही वो दशकों की तपस्या है जिसे पूरी दुनिया प्रणाम करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जीवन एक तप की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी का बचपन बेहद संघर्ष में बीता। देशभक्ति बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए कुछ करने का जज्बा हमेशा से रहा। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते सैकड़ों तीर सहे। विरोधियों ने हमला करने में कई बार मर्यादा पार की। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 साल से सुनते सुनते वो गाली प्रूफ हो गए हैं। विरोधियों के अपशब्दों को वो अपनी ढाल बना लेते हैं, शब्द रूपी पत्थरों से तरक्की की सीढ़ी बना लेते हैं। मेरे पर आरोप ये है कि मोदी जी इतना क्रिटिसिज्म होता, आप बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई, आपके क्रिटिसिज्म को मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं, इससे मैं सुधरने की कोशिश करता हूं। आपका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं है, ये तो गलत रास्ता है। आप जो बोल रहे हैं मेरे लिए वो मूल्यवान चीज है। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। आलोचना करने वाले विरोधियों को प्रधानमंत्री ऐसा जवाब देते हैं कि वो भी उनके मुरीद हो जाते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का आस्था और आध्यात्म से पुराना नाता है। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की गुफा में ध्यान करने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों में सिमटे आध्यात्म से प्रधानमंत्री मोदी का पुराना नाता रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के भी बेहद करीब हैं। शायद यही कुछ ऐसी वजहें हैं कि जब भी जिक्र संघर्ष के दौर का होता है तो प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं। संघर्षों के अग्निपथ पर चलकर सियासत के सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी हर चुनौती से पार पाना बखूबी जानते हैं। अब बात उस चुनौती की करते हैं जो देश के सामने खड़ी है। उत्तराखंड के चमोली में त्रासदी के बाद टनल में फंसे 37 लोगों की जिंदगी बचाने का मिशन जोर शोर से जारी है। सवाल यह है कि कामयाबी कितनी दूर है। ग्राउंड जीरो से TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ। सैलाब के जोर से जहां धरती कांपी थी, उसी तपोवन में अब तबाही के निशान बाकी हैं। TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले ये तस्वीर देखिए आप उस टनल की जहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तस्वीरें तस्दीक करती हैं वो कैसा सैलाब था जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब था। इसी सवाल का जवाब जानने TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इस वक्त हम उत्तराखंड के तपोवन के उस जोशीमठ में खड़े हैं जहां पर कुदरत ने सबसे ज्यादा त्रासदी दिखाई है।
हम आपको उस त्रासदी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, ड्रोन की इमेज दिखाएंगे और नजदीक से दिखाने की कोशिश करेंगे, एरियल व्यू से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बाढ़ ने, इस ग्लेशियर ने कितनी ज्यादा तबाही मचाई है। सबसे पहले मेरे बाईं तरफ देखिए कि जिस रास्ते से ये पानी आया है उसकी तस्वीर देखिए, वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ऋषिगंगा से जहां पर ये ग्लेशियर फटा है, वहां से जब ग्लेशियर फटने के बाद 7 तारीख को सुबह लगभग 10 बजे इसी रास्ते से होते हुए ये पानी बहुत ही तेज धारा में बहता हुआ यहां पर आया और ये यहां पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के धराशायी होने के बाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पानी के प्रचंड प्रहार से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का पुर्जा बिखर गया। धौली गंगा के रौद्र रूप से पूरा प्रोजेक्ट खंडहर में तब्दील हो चुका है। दूर दूर तक नजर डालने पर भी तबाही और बर्बादी के दृश्य के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। ये हजारों करोड़ की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना थी। लगभग 13,000 मेगावाट बिजली यहां से उत्पन्न होती थी और यहां पे ये टनल बनाई गई थी जहां से पानी का रास्ता रोका जाता। और दूसरी टनल जो अब आपको दिख भी नहीं रही है, यानी ये वाली टनल, मेरे कैमरा पर्सन इसको दिखाएं, जो अब निश्चय नाबूद हो चुकी है और जहां पर सिर्फ क्षण नजर आ रहे हैं। इस टनल से सामने से पानी के वेग को रोक के इस टनल के जरिए अंदर, जिस टनल में इस वक्त मिट्टी मलबा भरा हुआ है, उस टनल में पानी को गुजारना था। लेकिन पानी का वेग इतना ज्यादा था कि इस पूरे टनल को तोड़ते हुए, धराशायी करते हुए, पानी अपने वेग से दाखिल होते हुए इस पूरे इलाके को निश्चय नाबूद करते हुए आगे बढ़ गया और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को धराशायी कर दिया। आसमानी कैमरे में कैद तबाही की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। पल भर के लिए सोचिए क्या बीती होगी उन लोगों पर जिनके पास सैलाब से टकराने के सिवाय कोई चारा न था। 7 फरवरी को जिस वक्त कुदरत कहर बनकर टूटी थी, उस वक्त काफी लोग इस पानी को निकालने के लिए बनाई गई टनल में काम कर रहे थे, जिन्हें त्रासदी के बाद सुरंग से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। तस्वीरें आप उसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की देख रहे हैं और आपको हम तस्वीरों को दिखाते चलते हैं और साथ में बताते चलते हैं कि इस वक्त कैसा है माहौल। अभी भी पानी और मलबा वहां से रिस कर आ रहा है, लेकिन यह जरूर है कि इस रास्ते से जो पानी और मलबा गुजरा वो इतनी ज्यादा तादाद में, इतनी ज्यादा मात्रा में था कि इस पूरे इलाके में तबाही मचाकर चला गया। और लगभग उत्तराखंड के इस तपोवन जोशीमठ इलाके में लगभग 200 लोगों के गायब होने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें से 29 लोगों की डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं। अभी भी 37 लोग इसी टनल के अंदर जो काम कर रहे थे, जो एनटीपीसी के जो यहाँ के मजदूर थे जो उस टनल के अंदर काम कर रहे थे, वो लापता बताए जा रहे हैं। और उन्हीं को ढूंढने के लिए फिलहाल पिछले 48 घंटे से ज्यादा वक्त से सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार 24 घंटे दिनों रात ऑपरेशन चला के उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीगंगा में आए जल प्रलय से 174 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से टनल में फंसे हुए करीब 37 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। वहीं 32 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें से 2 की शिनाख्त हो गई है। सभी शव टनल से और आसपास के क्षेत्रों में नदियों के किनारे से मिले हैं। ऐसे में सुरंग में फंसी 37 जान का जज्बा कब तक कायम रहेगा, कोई नहीं जानता। तपोवन टनल 2.5 किलोमीटर लंबी है। सुरंग में 200 मीटर तक मलबा भरा है। रेस्क्यू टीम 140 मीटर मलबा निकाल चुकी है। 60 मीटर और जाना है, जहां 37 लोग फंसे हैं। इन 37 के साथ सुरंग के एक और कोने पर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। एरियल व्यू आप देख रहे हैं मेरे कैमरे के जरिए कि कैसे उस टनल में राहत और बचाव कार्य हो रहा है और सेना की भारी मौजूदगी वहां पर आपको नजर आ रही होगी। और इसी टनल के अंदर लगभग 120 मीटर के अंदर की खुदाई की जा चुकी है और 60 मीटर और सेना अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी 60 मीटर के बाहर अंदर जाने के बाद संभावना नजर आ रही है कि शायद यहां पर जिंदगी बची हो। और जब टर्न लेता है ये टनल अंदर जाकर उसी 180 फीट पर जिंदगी के बचने के चांसेस है, क्योंकि यही इसी 180 फीट के राइट टर्न जब ये टनल लेती है तो उसी जगह पर ये 34 लोग एक जगह काम कर रहे थे और टनल के दूसरे हिस्से में 3 लोग काम कर रहे थे। इसीलिए सेना की पहली प्रायोरिटी है कि 34 लोगों को
पहले बाहर निकाला जाए और उसके बाद जो बाकी के बचे 3 लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए। लेकिन अभी तक उन 34 लोगों की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया है। लगातार मलबे को बाहर निकाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है उन तक पहुंचने की। ये तस्वीरें रैनी गांव को जोड़ने वाले उसी पुल वाली जगह की हैं, जिसे सैलाब ने प्रोजेक्ट के बाद शिकार बनाया था। रैनी में बहे पुल के बाद से 13 गांवों का संपर्क कटा हुआ है। इन गांवों में प्रशासन की ओर से राशन किट, मेडिकल समेत जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि इन गांवों तक हर वो सुरक्षित सामान पहुंचाया जाए जो इनकी जरूरत, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। और मुश्किल भरे माहौल में ये गांव वाले रहने को मजबूर है और लगातार एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के लोग पुल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टेम्परेरी पुल बनाया जाए ताकि इन गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क हो सके, क्योंकि खाने पीने का सामान तो चॉपर से तो पहुंचा दिया जा रहा है, लेकिन इन गांवों तक संपर्क इनका टूट चुका है और ये अपनी गांवों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस तरफ के जो लोग सुबह सुबह उस गांव में किसी काम से गए थे वो वहीं रह गए और उधर के लोग जो इस तरफ आए थे वो इधर ही रह गए। इसलिए मुश्किल यह है कि ना तो यहाँ के लोग उधर जा पा रहे हैं, ना उधर के लोग इधर आ पा रहे हैं। और मलबा इतना ज्यादा है कि इसको हटाने के लिए लगातार पिछले 48 घंटों से ज्यादा वक्त से मलबे को हटाने का काम चल रहा है ताकि यहां पर थोड़ी स्थिति को सामान किया जा सके। लेकिन डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर है इस पूरे रैनी गांव समेत 12 उन गांव जो इस पूरे इलाके में लगते हैं। ये भारत का बेहद महत्वपूर्ण इलाका, उत्तराखंड का ये बॉर्डर, यहां से कुछ ही दूर पे चीन की सीमा शुरू होती है। सामरिक बहुत ज्यादा महत्व है यहां का। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट रैनी गांव के करीब ही बनाया जा रहा था, जो अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये मिशन कामयाब हो पाएगा। ये डैम दिख रहे 3, वो डैम है जो डैम टूटा हुआ है। तो उस डैम से वो पानी रुकने के बाद वो साइड से आके ये 4 जो टनल्स है, इनलेट टनल्स में आना था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।